गुड मॉर्निंग। आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, आप देख रहे होंगे केमिस्ट्री। अब मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री जो है एकेडमिक क्लास के लिए है, कंपटीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जितने मिनट में वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कंपटीशन से रिलेटेड रहेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख सकते हैं और आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में रीज़न है कि आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस से हमारा देश या पूरा विश्व कहिए इससे प्रभावित है, और लॉकडाउन की सिचुएशन से जो बच्चे हमारे जो क्लास 10th 9th 11th और 12th में हैं, तो वो स्कूल कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 यानी कि 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और हाई स्कूल में जो है मैथ पढ़ाऊंगा या साइंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब इन बच्चों को जो है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। इस वजह से ये अपना घर बैठे जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, कंसेप्ट दूंगा। हालांकि मैं कोई भी चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उसका पहले बेसिक बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लिया है तो अब आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो वही हम पढ़ते हैं। आज जो है हम क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जो बेसिक बताने जा रहा हूँ वो बेसिक क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का आने वाला है। देखिए, जो हमें केमिस्ट्री में जो है 3 पार्ट पढ़ने होते हैं, जो मेन ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, आप सभी जानते होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मेन ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री। वैसे है तो बहुत। और फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। तो जो मैं 12th में भी जो पढ़ाऊंगा, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें से आते हैं, इसमें से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं और कंसेप्ट भी इसमें मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा अभी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। हालांकि आप लोग अभी 11th में पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का भी इसमें पोर्शन है, लेकिन जो ज़्यादा मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊँगा। मैं ये जो क्लास है, ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल जो है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए है। मैं यहाँ पे थ्योरी डिफिनेशन सारा कुछ लिखवाऊँगा हिंदी में। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, आप यहाँ से कंसेप्ट समझ सकते हैं। और लेकिन मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखाऊंगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप यहाँ से कंसेप्ट समझ सकते हैं और न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके लिए थ्योरी नहीं लिखाऊंगा। ये स्पेशल क्लास जो है यूपी बोर्ड वालों के लिए है, मैं उनके लिए थ्योरी भी लिखाऊंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, हालांकि मैं बोल दे रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं अकार्बनिक रसायन। ना है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी राइटिंग पे मेरे ध्यान मत जाइएगा। अगर क्लियर ना हो तो बताइएगा अकार्बनिक रसायन कमेंट करके, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन या भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन। ठीक, आज हम स्टार्ट करने जाएंगे अब
फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे उन बेसिक चीज़ों का जो हमारे क्वेश्चंस में इंक्लूड होते हैं और वो हमें पहले से अंडरस्टूड होने चाहिए। तो आइए चलते हैं हम। आई होप आप लोगों ने जो है इसे लिख भी लिया होगा। तो चलिए हम, और आप लोगों को बता दूं कि जो है आप लोगों को एटलीस्ट जो है 30 एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए, यानी कि 30 तत्वों के नाम याद होने चाहिए फर्स्ट, यानी कि शुरू से जो तत्व आते हैं 30 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है एलिमेंट्स कितने हैं टोटल? एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 118 हैं एलिमेंट्स तत्व, ठीक। जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की संख्या है वो कितनी है? 118। पहले आप लिखो मत, समझो, उसके बाद लिखना बाद में। पूरे जो 118 तत्व हैं, हमें 118 तत्वों के नाम याद नहीं करने हैं, ठीक। हमें उतने ही याद करने हैं जितने हमारे एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आपको स्टार्टिंग के जो है 30, इसमें देखिए 118 एलिमेंट्स हैं। थोड़ा सा और जानकारी आपको दे देता हूं मैं। इसमें 118 एलिमेंट्स हैं जिसमें से आपके जो है 3 पार्ट में डिवाइड है: धातु, अधातु, उपधातु, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल या दोनों को मिलाकर। ये खैर बात की बात है, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अभी 12th वाले में इनका जो है कोई खास इंपॉर्टेंट यूज नहीं है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो हमें जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो 118 तत्वों में हमको कितने तत्वों के नाम याद करने याद होने चाहिए, वो भी स्टार्टिंग के। यहाँ पे जो है तत्व है, मैंने तत्व लिख दिए थे। तो यहाँ पे 30 हमको जो है याद होने चाहिए स्टार्टिंग के, ठीक। आई होप आप लोगों को याद होंगे। अगर याद नहीं होंगे मैं भी आप लोगों के लिए यहाँ लिखूंगा तो आप उसे याद करिएगा। देन आपको और क्या बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए? 30 याद होनी चाहिए। और जैसे कि आप सोना चांदी जानते ही हैं, ठीक, इनके सिंबल हीरा, आयोडीन, जो हमारे लिए एग्जाम में जो रिएक्शन आती हैं उनको बनाने के लिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये इसलिए याद होने चाहिए कि ताकि आप रिएक्शन बना सके। अगर आपको सोडियम बोल दिया गया तो आपके मन में ये Na सिंबल आ जाना चाहिए। अगर आपको सोना बोल दिया गया तो आपको Au जो है आ जाना चाहिए। मरकरी कहा गया तो आपको जो है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमको इससे रिएक्शन कराना है। तो हम समझेंगे धीरे धीरे चीज़ों को किस तरीके से आगे जो है इसमें प्रोसीड करने हैं। तो मैंने बताया 118 तत्वों में से आपको 30 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि मैं बता दूं क्या क्या। एक तो आपका एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, या परमाणु संख्या, दोनों बोलते हैं, ठीक। और दूसरा होना चाहिए आपको मालूम एटॉमिक मास। ऐसा क्यों है? यानी कि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तीसरा चीज आपको निकालना आना चाहिए, आप 12th में पहुंच गए हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या इसे कहते हैं अणु भार, ठीक। तो आपको ये निकालने आने चाहिए, ये 3 चीजें आनी चाहिए।
अब जो हमें पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में 12th वाले ध्यान दीजिए। तो हम जब सॉल्यूशन अभी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे हमें जो क्या है कि जो कंपाउंड होंगे वहाँ से हमको जो उनके जो है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब मॉलिक्यूलर मास जो है डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे। अब एटॉमिक मास आप पता करेंगे एटॉमिक नंबर से। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो है आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये बेसिक है आज का वीडियो, आज का जो लेक्चर है हमारा ये बेसिक है। आइए हम चलते हैं, जो मैंने आप यहाँ पे लिखवाया है आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये बेसिक है, ये इंट्रो है, यानी कि बेसिक टू हाई लेवल जाना है हमें केमिस्ट्री में। तो ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। तो आइए अभी ये सब चीज़ें मैं अभी आप लोगों को फिर से एक बार बता। तो डोंट वेरी, आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे। कोई भी चीज़ें धीरे धीरे ही समझ में आती है। बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है, यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को समझ में आ रहा है? बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में क्या है कि सबसे पहले हम 23 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। 23 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। अभी तक हम लोगों ने तत्वों के नाम याद किए, वो भी कितने तत्वों के नाम याद किए? हम 30 तत्वों के नाम याद किए। लिखा जाना और कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि चांदी का जो सिंबल होता है वो ये है, इसे बोलते हैं सिल्वर। लिखा जाए चांदी। केमिस्ट्री में अगर चांदी की बात की जाएगी सिल्वर यानी कि, तो एजी समझेंगे हम। और एयू बोलते हैं गोल्ड यानी कि सोना। एयू क्या बोलते हैं? गोल्ड यानी कि सोना। यह चीज होती है मरकरी। मरकरी जो पारा जानते ना, मरकरी। और आपको एक आई समझना है, आयोडीन। हम आगे जानेंगे सब चीज़ों को, क्योंकि आपको फार्मूला जो फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला है, जब आप फार्मूले बनाएंगे तो आपको आसानी होगी जब आपको तत्वों के नाम याद रहेंगे। क्योंकि एयू लिखा रहेगा, गोल्ड, आप समझ जाएंगे कि वही सोने की बात हो रही है। तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और अच्छे से आप कर भी पाएंगे। अच्छा, हालांकि हमने अभी तत्वों का नाम याद किया या 30 तत्वों के नाम सीखे, उनका देखिए यूज कैसे है, आप कैसे जान पाएंगे फार्मूला। अब मान लीजिए फार्मूला है H2SO4। H2SO4। अब देखिए, अब H2SO4 में क्या है? 3 ही एलिमेंट है। एक तो आपका हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फर और तीसरा ऑक्सीजन। तो H2SO4 का मतलब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इन सब चीज़ों को हमें बड़ी आसानी होती है समझने के लिए। तो आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा आयोडीन। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो चलिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी चीज़ें सीखी। अब क्या करते हैं हम? अब हम जान रहे हैं परमाणु क्रमांक क्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, और द्रव्यमान संख्या क्या है। तो हम एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एटॉमिक नंबर। बोलते हैं इसे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या परमाणु संख्या। अब ये क्या चीज़ है? ये कुछ नहीं है, आपको मालूम है ये क्या चीज़ है। अभी आपको देखिए समझ में आ जाएगा। अभी आपने सीखा हाइड्रोजन जो है अव्वल सारणी में पहले नंबर पर आता। अभी आपने 30 तत्वों के नाम याद किए। अभी आपने हाइड्रोजन के बारे में सीखा। तो हाइड्रोजन किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। हीलियम, अभी आपने हीलियम के बारे में जाना, ये समझना है, अभी लिखना नहीं है, ठीक।
हीलियम के बारे में आपने जाना, हीलियम किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। लिथियम के बारे में जाना, लिथियम किस नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। मैंने कहा कि ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है, तो भी आपको जब याद हो जाएगा आप बता देंगे सर कि ऑक्सीजन जो 8 नंबर पे आता है। तो एक्चुअल में परमाणु क्रमांक है क्या, एटॉमिक नंबर है क्या, हम कैसे देखें, थ्योरी अलग बात है, थ्योरी तो मैं अभी लिखवाऊंगा, लेकिन हम समझे कैसे एक्चुअली में यही एटॉमिक नंबर है। तो ध्यान दीजिए, जो तत्व जिस नंबर पे आता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान दीजिए, जो तत्व जिस नंबर पे आता है वही उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, जिस नंबर पे आता है। जैसे कि हाइड्रोजन को देखा जाए, हाइड्रोजन जो है किस नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे। यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है वो क्या है, 1। जो परमाणु संख्या है हाइड्रोजन की, परमाणु संख्या वो क्या है, 1 है। मैं पूछूं कि हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो 2 है बच्चों। 2 इसलिए है क्योंकि मैंने बताया जो तत्व आवर्त सारणी में जिस नंबर पे आता है वही उसका क्या होता है, वही उसका होता है जो है परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। मैं पूछूं लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 3। क्यों लिथियम किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। मैं पूछूं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 8। क्योंकि आवर्त सारणी में किस नंबर पे आता है, 8। इसीलिए मैंने लिखवाया आपको तत्वों के नाम, और वो भी किस फॉर्म में, नंबरिंग के साथ। यानी कि तत्वों के नाम जो है नंबर के साथ याद होने चाहिए। जैसे मैंने ये पूछा कि जो कैल्शियम किस नंबर पे आता है, तो कैल्शियम जो आपका आता है वो 20 नंबर पे आता है। ये 20 नंबर नहीं बोला जाएगा, आपको मालूम है कि जो 20 नंबर पे आता है यही कैल्शियम का क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि 20। ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको लिखाया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक की बात करूं तो आप बता देंगे तुरंत 12। क्यों, क्योंकि जो तत्व जिस नंबर पे आता है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आया समझ में? ठीक, अगर ये समझ में आ गया है परमाणु क्रमांक, तो हम चलते हैं अब इसकी परिभाषा पर। अब जैसे कि ठीक, अब मान लीजिए बोरान का परमाणु क्रमांक, तो बोरान आप देखेंगे कि 5वें नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 5। तो एटॉमिक नंबर क्या है, सिंपल है, जो एलिमेंट्स जिस नंबर पे आता है वही उसका एटॉमिक नंबर है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा पे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। आपको मालूम है कि आपके जो पास जो है सराउंडिंग नेचर में जो है 3 कण होते हैं। कौन कौन से 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्हें मैं डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक, क्योंकि आप सारी चीज़ें सभी लोग जान रहे होंगे, मैं थोड़ा सा उसका डिस्कस करूँगा। और आपने एटम का नाम सुना होगा, परमाणु का। तो हालांकि हम लोग जो बुक में जो संरचना देखते हैं परमाणु की, मैं वो बनाना चाहूँगा। जैसे कि आपने ये परमाणु की संरचना बनाई, हालांकि आपने किताबों में ऐसे ही बना हुआ देखा, तो हम भी वही बनाएंगे। ये है परमाणु, ये परमाणु है, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं परमाणु यानी कि एटम, एटम, ठीक। हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो ये है परमाणु का नाभिक। क्या है ये वाला भाग अंदर वाला परमाणु का नाभिक है। सॉरी, नाभिक लिखता हूं मैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये है परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ एटम। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का नाभिक है। और आप देख रहे होंगे इसको छोड़ने के बाद ये जो चीज़ें हैं, ये गोल गोल हैं, ये क्या है, ये सेल्स हैं, यानी कक्षाएं हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, कक्षाएं, ठीक। तो इतना डिटेल में भी हमें नहीं जाना है, ये है कक्षाएं।
और ये है नाभिक, ये पूरा आपका परमाणु और ये है इसकी कक्षाएं। ठीक, हमें 3 पार्टिकल के बारे में हमने नाम सुना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने सुन रखी। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं प्रोटॉन और इसे न्यूट्रॉन। इनको आप अच्छे से जानते होंगे या सुने होंगे। तो ये 3 पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक में। परमाणु का नाभिक कहाँ है? यहाँ। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं तो हम इनको यहाँ पे उठाकर रख देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इस्तेमाल में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो परमाणु की बाहरी कक्षा, ये जो देख रहे हैं KLMN होती हैं, जो बाहरी कक्षाएं हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये यहाँ बाहर की कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने सीख चुके होंगे पिछली कक्षाओं में, क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको परिभाषा समझाने के लिए एक बार यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ होते हैं? वो परमाणु की बाहरी कक्षाओं में होते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक में। ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तब अब बात आती है कि परमाणु क्रमांक क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, परमाणु क्रमांक क्या है, इधर ध्यान सुनो। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। पहले समझना, रटना नहीं है। मैंने क्या बोला कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि देख रहे हैं आप, ये परमाणु है और ये परमाणु क्या है? नाभिक है। और नाभिक में क्या प्रेजेंट है, क्या उपस्थित है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। यानी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमें यहाँ से क्या समझना था? प्रोटॉनों की संख्या दिख रहा है ना यहाँ पे, प्रोटॉनों, चलो ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक, यानी कि अब से ध्यान से देखना कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, यानी कोई परमाणु है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ये माइंड में फिट होना चाहिए, समझो, बाद में लिखना। यानी कि जो है प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और प्रोटॉनों की संख्या, इसका मतलब ये है कि जो परमाणु, ठीक है, इसका मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। इंग्लिश मीडियम वाले ये समझ लीजिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, लिख सकते हैं आप लोग भी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है। आइए मैं थोड़ा और इसे एक्सप्लेन करूँगा ताकि मैं डिटेल में ही बता दूँ। एक ही बार तो पढ़ना है, कौन सा बार बार पढ़ना है। तो आपको परमाणु क्रमांक समझ में आ गया होगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं या एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब यानी कि परमाणु संख्या की बात किया जाए
परमाणु क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि परमाणु क्या है। हालांकि आप अच्छे से जानते हैं परमाणु हाइड्रोजन हीलियम में जो तत्वों के नाम है यही तो है हमारे परमाणु। अगर मैं बोलूँगा ऑक्सीजन परमाणु बताइए तो आप ऑक्सीजन को ऐसे ही नहीं लिखेंगे, सिंबल ही मालूम है। हाइड्रोजन भी क्या है? एक परमाणु ही है। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब इसका फायदा क्या है? अब देखिए, मैं पूछूं आपसे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप मालूम है कि हीलियम जो है दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 2। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 2 होगा, सिंपल है। लेकिन अब मैं पूछूं कि हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो अब आप क्या बताओगे कि 2 ही होगी। हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 2 ही होगी, क्योंकि अभी आपने समझा, अभी आपने एटॉमिक नंबर की जो परिभाषा है आपने उसमें पढ़ा, क्या सीखा कि जो है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जो है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। यानी कि जो है आपने क्या सीखा? प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। आपने ये सीखा ना। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, ये क्या हमारा एक परमाणु है या तत्व है, क्या हमने ले लिया इसमें ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मैं पूछूं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप बता दोगे सर ये तो 8 होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, जो जिस नंबर पे आता है वही उसका परमाणु क्रमांक है। अगर जब ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बता दोगे सर कि प्रोटॉनों की संख्या होता है परमाणु क्रमांक, इसलिए ऑक्सीजन में जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो आई थिंक आपको प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगी। अगर प्रोटॉनों की संख्या बात किया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि परमाणु क्रमांक के ही बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको परमाणु क्रमांक नहीं पता रहेगा उस तत्व का, उस परमाणु का, तो आप उसकी प्रोटॉनों की संख्या को नहीं बता सकते। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूँ मैं द्रव्यमान संख्या में, ताकि जो है मैं आज इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगा और नेक्स्ट जो है आपका जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th वालों के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आज इसको यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अभी हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। अब एटॉमिक मास क्या है? तो एटॉमिक मास बात किया जाए एटॉमिक मास की, यानी कि द्रव्यमान संख्या के बारे में बात किया जाए। द्रव्यमान संख्या या इसे बोलते हैं परमाणु भार। हालांकि आपको मैं उन सभी शब्दों से परिचित कराऊंगा जो कन्फ्यूजन भरे होते हैं। परमाणु भार आपका ऐसा नहीं कि द्रव्यमान संख्या आ गया आप परमाणु भार जानते हैं, परमाणु भार आ गया द्रव्यमान संख्या नहीं जानते, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो डोंट वेरी, चिंता करने कोई बात नहीं है। मैं आपको हर एक उस शब्द से अवगत कराऊंगा जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। देखिए, अभी आपने तत्वों के नाम याद किया या तत्वों के नामों के बारे में जाना। अगर मैं पहले तत्व की बात कर लूँ, हाइड्रोजन। अगर मैं इसमें पूछूं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक? हाइड्रोजन का बताओ, पहले लिखी हो इसको, पहले लिखी हो ना, तो किस नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे ना। तो जो तत्व जिस नंबर पे आता है वही उससे क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 1। ठीक। अगर मैं पूछूं कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी हाइड्रोजन में, तो 1। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन कहते हैं। ठीक, यानी प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अब बात आती है द्रव्यमान संख्या के बारे में।
दोस्तों मैं बता दूं कि जो द्रव्यमान संख्या होता है वो परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल होता है। क्या होता है? जस्ट डबल होता है, यानी कि लगभग होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। या तो फिर ज़्यादा होगा थोड़ा से, या फिर थोड़ा से कम होगा। हालांकि हाइड्रोजन का जो होता है द्रव्यमान संख्या 1.008 होता है, ये डबल होता ही नहीं है, यानी कि एक ही मानकर चलो। तो ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया, ये परमाणु क्रमांक है। ये परमाणु क्रमांक, ये जो एक है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन है, और इसका जस्ट जो डबल होता है क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। तो इसे बोलते हैं आपको एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या। हालांकि हाइड्रोजन का डबल नहीं होता है, 1.008 होता है, किसी का भी नहीं होता, लगभग में होता है, तो हम मान लेते हैं। दूसरा तत्व आता है आपका हीलियम। दूसरा तत्व आता है आपका हीलियम। अब हीलियम की बात किया जाए तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 2 इसलिए होगा क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि ये एक ही चीज़, एक ही नाम है, नाम अलग अलग है लेकिन बात एक ही है। अब इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? इसका 2 गुना होगा, 2 दूनी 4। कितना होगा? 4 होगा। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है तो आप इसका जो है डबल करके द्रव्यमान संख्या बता सकते हैं, लेकिन केवल 20 तक ही आप डबल कीजिएगा, एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज उधर जाकर जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है उनके द्रव्यमान संख्या में। इस वजह से आप 20 तक जो है डबल करके बता सकते हैं, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलने दो, कंटिन्यू। तो हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 4, और परमाणु क्रमांक 2, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या वो आपकी क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या है, और नीचे वाली वैल्यू है परमाणु क्रमांक, जिस नंबर पे तत्व आता है। अगर मैं बात करूं आपको लिथियम की, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, 30 नंबर पे आता है। अब इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करूं तो आप इसको लिख देते हैं 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या है और नीचे वाली जो है आपकी परमाणु क्रमांक है। ये चीज़ें आपने समझाने कि आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि द्रव्यमान संख्या एक्चुअली में क्या है। द्रव्यमान संख्या क्या है कि आप परमाणु क्रमांक का दुगुना कर देंगे। हालांकि ये आप 20 तक ही कर सकते हैं, बाकी आपको याद करना है। आप बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको द्रव्यमान संख्या भी लिखा रहेगा। अगर आप बताइएगा मैं फिर से यहाँ पे लिखवा दूंगा। हालांकि ठीक, तो ये द्रव्यमान संख्या हुआ। मैं थोड़ा सा और चर्चा करूंगा द्रव्यमान संख्या के बारे में, उसके बाद मैं फिर इसकी थ्योरी यानी कि मैं इसकी डिफिनेशन में आऊँगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, ये क्लास 9 वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको। और बात आ गई आपको जो है, अब बात लेता हूँ मैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, परमाणु क्रमांक नंबर होता है 8। इसका जस्ट आप डबल कर देंगे, ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक, ये चीज़ें आपको मालूम हो गई, और आपको आई होप जैसे ही तत्वों के नाम याद होंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो ये था द्रव्यमान संख्या। अब मैं आता हूँ परिभाषा पे कि एक्चुअली में परिभाषा क्या है द्रव्यमान संख्या की। तो आप मालूम है कि परमाणु जो है बुक्स में कैसे बना हुआ है, इस तरीके से डिनोट किया गया है, दिखाया गया है। ठीक, गोला कर लीजिएगा। ऐसे आपको मालूम है कि ये होता है नाभिक। परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है, और ये पूरा आपका परमाणु है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की कक्षाओं में, जो बाहर की सेल है, जो कोष है, उसमें क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर की कोष है, मैं नाम दे देता हूँ KLM, एक और बना लीजिए KLMN। ठीक, ये जो KLMN है क्या है? बाहर की कक्षा है यानी कोष है। तो बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? हमेशा चक्कर लगाते हैं। और जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है? सिंपल सी बात है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों के योग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक, मैं ये एटॉमिक नंबर दिखाते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संख्या रहा प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूमेरिकल क्लास 12th में नहीं आएंगे, 9th 11th में न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक से। ये मैं कंसेप्ट दे रहा था ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में द्रव्यमान संख्या क्या है और परमाणु क्रमांक क्या है। तो द सम ऑफ नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी एटम कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा समझ लेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। जो मैं बोलता हूँ उसको आप परिभाषा के तौर पर लिखेंगे भी। हालांकि चलिए भैया आप नहीं लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भैया आगे चल के लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास की, यानी कि अणुभार की। तब अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? मेरा टारगेट अणुभार था समझाना इस वीडियो में, ताकि जो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से हो सके। तो बात आती है मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार। अणुभार, अब जो मैंने बताया वो सारे चीज़ें यहाँ, सारे कंसेप्ट यहाँ काम आने वाले हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देखिए, अणुभार निकालने के लिए हमें चाहिए द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या पता करने के लिए हमें चाहिए परमाणु क्रमांक। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का, तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या 1.001 होती है। हम 1 ही लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 ही लेते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। क्या होती है? 16। ठीक, तो अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको तत्वों के द्रव्यमान संख्या का ज्ञात होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जिस यौगिक का हमें कंपाउंड का जिस यौगिक या कंपाउंड का हमें अणुभार निकालना होगा उसका सूत्र आपको आना बहुत ज़रूरी है। जो फार्मूला है, जो सूत्र है आपका, वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप जल का अणुभार निकालिए, यानी कि पानी का अणुभार निकालिए, तो अब आपको केमिस्ट्री में जल को समझना है H2O, यानी कि अगर आपको H2O यानी कि जल का फार्मूला मालूम है तभी आप अणुभार निकाल पाएंगे। मैं कहूँ कि अभी आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड का जो है अणुभार निकाल के बताइए। तो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ मैं, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला मालूम होना चाहिए, H2SO4। मैं अभी आपसे कहूँ कि आप जो नमक साल्ट का जो अणुभार निकाल के बताइए, तो आपको जो है उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए कि NaCl क्या है? साल्ट, यानी कि नमक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यूरिया का जो अणुभार निकालिए, तो आपको यूरिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए, जैसे कि NH2CO NH2। ये 12th वाले ध्यान दें कि आपको जो है सम कंपाउंड्स नेम लर्न होने चाहिए। ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये चीज़ें आप जो है याद करेंगे तभी आप अणुभार निकाल पाएंगे। तो जो मैं आपको अणुभार समझाने जा रहा हूँ वो आप यहाँ से समझिए। तो हम आज निकालेंगे, अभी अणुभार निकालेंगे। किसका अणुभार निकालेंगे? हम निकालेंगे H2O का, H2SO4 का, NaCl का। मैं इसको एक तरफ लिख दे रहा हूँ, ये आप आई होप लिख लिए होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पहले नंबर पे कि अगर मुझे जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, किसका? वाटर का। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जल का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले H2O का क्या मालूम होना चाहिए? फार्मूला। अब आपको H2O क्या मालूम है? फार्मूला है। तो इसका अणुभार निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको इनका द्रव्यमान संख्या मालूम होना चाहिए।
H2 का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या वो कितनी है, 2 है, और जो ऑक्सीजन की संख्या वो कितनी है, 1 है। तो H2O, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो मैंने बताया कि अब हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान संख्या। तो देखा जाए हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 1.008, लेकिन हमको केवल यहाँ पे क्या लेना है, 1। हमें ये वैल्यू नहीं लेनी है, तो हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या क्या लेंगे, 1। तो अणुभार का फार्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, द्रव्यमान संख्या। तो कितनी है वहाँ पे, 1, और 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई ऐसे। और नेक्स्ट, जब नेक्स्ट हम तत्व लेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस। 2 अलग अलग तत्वों के बीच में क्या लगेगा, प्लस, ठीक, प्लस। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना है, 16, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 16, और 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2 प्लस 16, कितना हो गया, 18। तो जो वाटर, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, जो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, जो यानी पानी का जो है अणुभार है, वो कितना है, 18। कितना होगा वो, 18 होगा। इसे आप लिख सकते हैं, कितना होगा, 18। किसका, H2O का अणुभार, यानी कि अणुभार बराबर ये अणुभार है, पानी का क्या है, ये अणुभार है। अब हम चलते हैं H2SO4 का अणुभार फाइंड करने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, तो लिख लिए होंगे। अब हम दूसरा है H2SO4, H2SO4 इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। अब इसका अणुभार निकालना है, अणुभार को स्मॉल m से दिखाते हैं। अब इसका अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कितने तत्व हैं, 1 2 3। अब इन तीनों तत्व के बीच में सबसे पहले तो प्लस का सिंबल आएगा, ठीक। अब बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, आपको मालूम है, हाइड्रोजन द्रव्यमान संख्या होता है 1.008 होता है, लेकिन हम कितना लेंगे, 1। सल्फर की बात किया जाए तो आप 16 दूनी 32 कर दीजिए, सल्फर का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 32। ऑक्सीजन की बात किया जाए 8 8 दूनी 16, द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 16। और हमें अणुभार निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या की ही जरूरत होती है, इसलिए हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 1। यहाँ पे है कितना, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1। जब दूसरा तत्व आएगा हम वहाँ पे प्लस लगाएंगे, यानी कि इनके आपस में प्लस लगता है। सल्फर यहाँ पर कितना है, अकेला है, और सल्फर का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 32 लिखिए, प्लस। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए O4 लिखा, O4 का मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, किसमें, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या में। तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितना है, 16। 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64। अब आप इनको ऐड करिए, 32 से 2 34, तो 64 और 34 कितना हुआ, 8 और 9, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है आपका अणुभार वो कितना है, 98। कितना है अणुभार, 98। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, आए समझ में, अब निकाल लोगी। तो अब जो नेक्स्ट बचा था हमारा NaCl, यानी कि नमक का, साल्ट का, आप उसका निकाल के लाइएगा। बुक्स में जितने भी आपको कंपाउंड मिले सबका आप एक बार क्या करिए, आप सबका एक बार निकाल लीजिए अणुभार, मॉलिक्यूलर मास, ताकि आपका एकदम डाउट जो है क्लियर हो जाए। देन उसके बाद फिर हम आएंगे चैप्टर पे, पढ़ेंगे, वहाँ लगाएंगे न्यूमेरिकल और आपको होगी आसानी। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यही 3 कंसेप्ट पढ़ाना था मुझे अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने के बाद। मैं बता दूं जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो क्लास 12th वाले जो पी बोर्ड वाले हैं उनके लिए है। जो चैप्टर होगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में वो होगा सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन। ठीक, तो जब मैं पढ़ाऊंगा इसको कल, आप इसको थोड़ा पढ़ के आइएगा तो और समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को इसी तरीके से पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो भी आपके दोस्त यार हों, जो भी भाई बहन हों आपके, उनको जोड़ें ताकि वो भी घर बैठे जो है केमिस्ट्री पढ़ें। और ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय।